हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ की फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे जिसमें हम लोग ध्येय आईएएस का भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर चुके हैं। ध्येय आईएएस के 2 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, एक जीएस का और एक हिंदी का। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ये जीएस का है, जिसमें जीएस का दूसरा पार्ट है, ठीक? उसके पहले हम लोगों ने आरओ से संबंधित हमने 10 प्रैक्टिस सेट और अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 5 जीएस के हैं और 5 हिंदी के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है वो सारे, आप लोगों को मस्ट वॉच सेशन है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक और भारत में जिला न्यायाधीशों के पदों का सृजन से संबंधित कौन गवर्नर जनरल भारत में रहा है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस रहा है दोस्तों। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे? तो दोस्तों मैडम भीखाजी कामा के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। 1907 में इन्होंने बर्लिन के मतलब जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा झंडा फहराया था, ये भी थी। एम बरकतुल्ला भी थे, वीवीएस अय्यर भी थे और एम एन रॉय भी थे। तो दोस्तों इसका सभी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले में फांसी हुई थी? ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो किस षड्यंत्र के मामले में? लाहौर षड्यंत्र के मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र के मामले में सांडर्स की हत्या कर दिया था इन लोगों ने। तो सांडर्स हत्याकांड भी इसको जाना जाता है, ठीक। लाहौर षड्यंत्र केस को सांडर्स हत्याकांड भी जाना जाता है। और उनको गिरफ्तार कब किया गया था? जब उन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंका था, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया था। और दोस्तों जो काकोरी षड्यंत्र केस है, काकोरी षड्यंत्र केस हम लोग पढ़े होंगे, जो सहारनपुर से लखनऊ 8 डाउन ट्रेन आ रही थी, उसको लूटा था इन लोगों ने काकोरी षड्यंत्र में। और इस षड्यंत्र केस में 1924 में हुआ था। एचआरए शामिल थी, एचआरए का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक। और इस काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी दी गई थी, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल। अशफाक उल्ला खान को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अशफाक उल्ला खान को फांसी कहाँ दी गई थी? तो फैजाबाद की जेल में, ठीक है। रोशन सिंह को इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हावड़ा षड्यंत्र केस दोस्तों 1910 में हुआ था। और दिल्ली षड्यंत्र केस जो हुआ था 1912 में, जब लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका था, उसमें महावत की हत्या हो गई थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम नहीं गिर पाया था, उनकी हत्या नहीं हो पाई थी। इस केस को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है रास बिहारी बोस जापान में चले गए थे, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी को परित्याग कर दिया गया था? तो उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों 1913 में, उसके बाद इन्होंने क्या किया था? अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्यागी थी। जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। और जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शंकर नारायण, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इससे संबंधित ये सारी चीजें आपके लिए मस्ट है, ठीक। अब अगला आ जाता है कि निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी? मतलब उत्तर वैदिक काल, जैसे हम लोग वैदिक काल देखते हैं ना, 1500 से 1000 बीसी, फिर 1000 बीसी से बाद, ठीक। तो ये हम लोग देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी के बाद से, इसमें कौन सी रचना नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी दोस्तों? तो ऋग्वेद नहीं थी। ऋग्वेद वैदिक काल में लिखा गया था, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में ये सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सारी रचनाएं लिखी गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इसमें सुत्त पिटक को कहा जाता है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा जो रचित था, विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा जो रचित था, उसमें कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुख युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आकाराध्यक्ष का जो प्रमुख होता था वो खानों का अध्यक्ष होता था, ये सही है। सूना अध्यक्ष होता था वो बूचड़ खानों का अध्यक्ष होता था, जहां पर जानवरों की हत्याएं होती थी, वो सूना अध्यक्ष होता था। सुनसान हो जाता था कि नहीं, जब जानवरों की हत्या हो रही थी तो सुनसान हो गया, तब सूना अध्यक्ष हो गया। आकार अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, खान बने हैं ना आकार में, इस आकार का ये खाना बना है, इस आकार का ये खाना बना है। तो इस तरीके से रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। सीता अध्यक्ष आप लोगों को पता होगा, वैदिक काल में जब हम लोग सीता का मतलब हल से संबंधित पढ़ते हैं, तो सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर था? तो अंतिम स्थान पर हम लोग देखना है सती प्रथा दोस्तों 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में खत्म हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 में, वुड डिस्पैच 1854 में, ठीक है। ये ध्यान देना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के समय में।
ठीक, वुड डिस्पैच 1854 में। तो सबसे अंतिम में कौन आया था? रोलेट एक्ट आया था। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर, क्योंकि बहुत आसान है याद करना। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और मरे थे ये 1623 ईस्वी में। 32 का उल्टा कर देंगे तो आप 23 आ जाएगा। अकबर का शासनकाल आता है 1556 से 1605 तक, तो इनके शासनकाल में तो रहे ही होंगे, है कि नहीं, इन दोनों के बीच में आ रहा है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक आता है, तो इस बीच भी रहेंगे। बाबर का जो शासनकाल होता है 1526 से 1530 तक होता है, और 32 में तो ये पैदा ही हुए थे, तो बाबर के समकालीन नहीं थे ये। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अब इसी से संबंधित एक चीज और आती है। 1781 में 1781 में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में मदरसा आया था। ठीक है, ये ध्यान देना है। इसके पहले के सेशंस में हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ कुछ विद्यालयों की स्थापना से संबंधित। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1815 में, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़े थे 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी। फिर हम लोग पढ़े थे 1874-75 के करीब लॉर्ड मेयो के शासनकाल में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक नहीं। ये सारी चीजें हम लोगों को, फिर हम लोग पढ़े थे 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, ऐसे तैयारी की जाती है, जहां एक चीज आए पूरे कॉलेज पूरे विश्वविद्यालय का दोहरा लीजिए। अभी तक कितने मिले हैं इसलिए आपको इतने ही बताएं, आगे मिलेंगे तो आगे और बताएंगे, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय और सारे गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ये सारी चीजें आएंगी तो ये सारी चीजें बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, आगे देख लेते, कन्नौज की राजधानी थी। कन्नौज किसकी राजधानी थी दोस्तों? मौखरी शासकों की राजधानी थी। मौखरी शासक कौन होते थे? वर्मा लोग होते थे, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, ये लोग मौखरी वंश के शासक हुआ करते थे। रचनाएं मिलाना है और रचनाकार मिलाना है। ठीक है, हम लोग इसमें मिलाते हैं जो सबसे आसान होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो सबको लगभग पता होगा, चंद्र बरदाई, तो चौथे का 3 देखिए कहाँ है, तो यही एक मिल गया ऑप्शन, यही सही होगा। और अगर इससे आसान इसमें था, कर्पूर मंजरी का राजशेखर था। ठीक, तो अगर किसी को चंद्रबरदाई वाला ना याद हो तो कर्पूर मंजरी राजशेखर से मिला के 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके वो सॉल्व कर सकता था। और ललित विग्रह राज किसका था दोस्तों? सोमदेव का था। ठीक, तो इस और कुमार पाल चरित्र जयचंद सूर्य का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ध्यान रखना है। कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एलोरा दोस्तों अभी बताते हैं, ये द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था, ये भी सही है। अब इसको कैसे याद करना है, हम लोग भूल जाते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर शिव जी का मंदिर है, और शिव जी का मंदिर कृष्ण जी ने बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और एलोरा का जो गुफा है, एलोरा का जो मंदिर है, ये ध्यान देना, एलोरा के लास्ट में रा आ रहा है, और रा में आप राष्ट्रकूट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूटों ने ही बनवाया था। तो एलोरा राष्ट्रकूट एक रिदम बन रहा है। तो इस तरीके से आप लोग रिलेट करके याद करने का यही तरीका। जीएस बहुत बड़ा है, कुछ चीजें हम एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगी, कुछ चीजें 2 बार पढ़ेंगे कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन को कुछ तीसरी चौथी बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं याद होती हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, जहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कहते हैं मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोर स्टडी लेस कंफ्यूजन, जैसे जैसे आप ज्यादा पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन आपके मिटते जाएंगे, और कम स्टडी रहेगी, लेस स्टडी मोर कंफ्यूजन। नए तरीके से चलिए, ठीक है, नए लोगों से मिलिए, नए तरीके से चलिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये ध्यान देना है। शंकरदेव असम में थे, सही बात है। मलूक दास कहाँ से थे? इलाहाबाद यूपी से थे। नरसिंह मेहता गुजरात से थे, और नामदेव महाराष्ट्र से थे। तो कौन सा इसमें गलत हो जाएगा? मलूक दास का एक कथन प्रसिद्ध नहीं है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, है कि नहीं। और नरसिंह मेहता गुजरात के थे। नरसिंह मेहता का एक कथन आता है, वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, जिसको गांधी जी बहुत कहा करते थे, गांधी जी बहुत गाया करते थे। नरसिंह मेहता का ही वो कथन था, वो पंक्तियां थी। ठीक, ये हो जाएगा, इसका मलूकदास हो जाएगा। ठीक, मलूकदास इलाहाबाद से संबंधित थे। निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ होता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको नहीं भी पता होगा तो भी आप लगा सकते हैं इसका। अलाउद्दीन खिलजी, हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया था, रणथंभौर पर भी,
वारंगल, होयसल के या यादव वंश, सब लोगों को इन्हें दक्षिण भारत तक चला गया था। ठीक, तो पूरे भारत देश में साम्राज्यवादी शासक का समय सल्तनत काल में किसका माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। मदद-ए-माश, मुगल काल में मदद-ए-माश से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ये ध्यान देना है। इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था। ये सही स्टेटमेंट है। ठीक, यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी, ये भी सही स्टेटमेंट है दोस्तों। हस्तांतरित नहीं होती थी, ये भी सही स्टेटमेंट है। ग्राही के पास यह भूमि आनुवांशिक रूप से रहती थी, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए सेकंड, बी और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि जब आनुवांशिक रूप से रहती थी पिता के बाद पुत्र के पास, तो हस्तांतरित क्यों नहीं होती थी? हस्तांतरित मतलब हम वंश के अलावा किसी और को हस्तांतरित ना कर पाए। ठीक है, ये कहने का मतलब है आनुवांशिक रूप से तो ये जाती रहती थी। ठीक, लिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? ये दोस्तों आईएएस का भी क्वेश्चन था, ये पूछा गया था, लेकिन इसमें भाषा सरल करके पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज आया, इसकी स्थापना 1800 में हुई। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में हुई, है कि नहीं? मेयो कॉलेज दिल्ली में 1874 में हुई, है कि नहीं? क्या दिल्ली कॉलेज 1825 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए जैसे आया, फिर आप लोग पीछे जाके जोनाथन डंकन वाला और हिंदू कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, मदरसा, ये सब रिवाइज कर सकते हैं। अभी अभी 5 मिनट पहले बताए हैं। ठीक है, अब अगला जाता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र और भाषा। भाषा दोस्तों भारत मित्र हिंदी में था, प्रजामित्र गुजराती में लिखा जाता था, राष्ट्रमत मराठी में भी था, और नायक दोस्तों अंग्रेजी में नहीं था, नायक बंगाली में था दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नायक किस में था? बंगाली में था। अच्छा दोस्तों, एक चीज आप लोग देखते होंगे, गौर करते होंगे, हम जो इधर सही मारते हैं और जो इधर गलत मारते हैं, इधर सही मार देते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसीलिए हमको कंफ्यूजन होता है। जब क्वेश्चन पूछता है नहीं या सत्य है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार नहीं चलते। बस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि नहीं पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, और इस पर गोला लगा लीजिएगा और फिर स्टेटमेंट मिलाइएगा कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। अगर स्टेटमेंट सही है तो सही टिक करिए। ये नहीं कि अगर स्टेटमेंट सही है और पूछा है नहीं तो आप उसको गलत करके कहिए, ये नहीं हो सकता, तो उसमें कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपका। स्टेटमेंट देखिए सही है तो सही मारिए टिक, और स्टेटमेंट गलत है तो गलत करिए। फिर देखिए कि नहीं पूछा है तो गलत वाले को सही आंसर मानिए। ये होता है तरीका। ये नहीं कि पता चला हम यहाँ कर दिए। देखिए अगर इसको हम इसी तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन को, कि मान लीजिए भारत मित्र हिंदी में है, ये तो सही स्टेटमेंट है, लेकिन पूछा नहीं है तो ये गलत हो गया, है कि नहीं? मतलब ये इसके अनुसार गलत होगा। पता चला यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, तो इस तरीके से हमको कंफ्यूजन हो सकता है। पता चला यही मार दिया आंसर, पहले देखे गलत हो गया, गलत मारे, और नहीं पूछा है तो पता चला ए मार दिए। तो ये दोस्तों ये तरीका नहीं सही है। ठीक, तो जब भी नहीं पूछे तो हम स्टेटमेंट हमेशा मिलाएंगे। हम जितने भी एमसीक्यूज कराए हैं उसमें ऐसे ही कराए हैं। भारत मित्र हिंदी सही है, गुजराती सही, मराठी सही, ये गलत है, और पूछा क्या है? गलत पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और यही ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध कब किया गया था? और यह अधिनियम पारित हुआ था 1826 में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो वेद समाज, दोस्तों वेद समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1864 में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान देना है। उसके बाद मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में, लिटरेरी ट्री 63, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एशियाटिक सोसाइटी थी, उसकी स्थापना 1784 में हुई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों हुई थी 1867 में, और तत्वबोधिनी की स्थापना हुई थी 1839 में दोस्तों। ठीक है, तो ये हमको मिलाना है, और यहां से अब हम लोग देख लेते हैं, मतलब पहले से बाद के क्रम में। तो सबसे पहले दोस्तों आता है एशियाटिक सोसाइटी, तो 3, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, 3 आ जाता है। 3 के बाद पांचवा होगा कि पहला होगा? पांचवा और पहला, तत्वबोधिनी सभा 1839 और पहला 1864। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पांचवा उसके बाद पहला हो जाएगा। हमको ये ध्यान देना है, जो एशियाटिक सोसाइटी थी उसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। ठीक है, और ये जो प्रार्थना समाज है, प्रा से प्रार्थना, पा से पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, वेद समाज की जो स्थापना थी वो नायडू ने की थी, और मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की अब्दुल लतीफ ने की थी। ठीक है, इन सब चीजों को एक जगह नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक, ये देखना है।
अब देखिए विदेशी यात्री शासक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अल मसूदी नहीं पूछा है, अल मसूदी महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। अगर नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, पता है तो सही मार दीजिए, और ये इसका मतलब आंसर होगा नहीं, ठीक। रॉल्फ फिच अकबर के शासनकाल में आया था, पहले भी पढ़ चुके हैं। डोमिंगो पायस अच्युत देव राय, ये गलत हो जाएगा, ठीक। और फ्रांसिस्को पेलसाल जहांगीर के शासनकाल में सही हो गया। अब ये गलत यहाँ किए हैं आप, तो पूछा क्या है, नहीं पूछा तो यही वाला तो आंसर सही होगा। इस तरीके से करिए, ठीक। अल मसूदी दोस्तों महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। रॉल्फ फिच था अकबर के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस और बारबोसा आए थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में, विजयनगर के शासन। और विजयनगर के शासनकाल में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि जो विजयनगर का शासनकाल में जो निकोलो कोंटी आया था सबसे पहले, वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था अब्दुल रज्जाक। उसके बाद आता अच्युत राय। अच्युत राय देवराय के शासनकाल में आया था नूनिज। और फिर आते हैं कृष्ण देव राय, केडी राय। केडी राय के शासनकाल में आया था डोमिंगो पायस और बारबोसा आया था। ये डोमिंगो पायस था और ठीक, ये चीजें जानी। इस तरीके से रिवीजन होता है, जैसे कुछ आए पुराने चीजों से रिलेट करके तुरंत पुनः पलट के रिवाइज करिए। यही तो होता है एक बार में 5, 6, 10 बार रिवीजन करने का मेथड, ठीक। से अगर आपको एक नई चीज मिली है फ्रांसिस्को पेलसाल्ट, तो जहांगीर का तुरंत अपने नोटबुक में नोट करिए आगे, ठीक। अब देखते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों मिलाम हिमनद शारदा नदी का उद्गम स्थल है। ये रहा मिलाम विलेज और ये रहा मिलाम ग्लेशियर और ये रही नदी जो शारदा कालीगंगा के नाम से जानी जाती है दोस्तों, ठीक है। हम लोग ये जो सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पर, ये सियाचिन ग्लेशियर से हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखिए नुब्रा नदी बह रही है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। सत्य कथन, ठीक। दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्गीय भाग में स्थित है, सही है, ठीक, मतलब सही स्टेटमेंट है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मेघालय का पठार पूरब में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है भाई, कॉन्सेप्ट है, ठीक। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही। और पूछा क्या सत्य कथन बताना है, तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से हम अपने पठार देख लेते हैं। ये रहा मेघालय का पठार, इसी को शिलोंग का पठार भी कहते हैं, ठीक। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा छोटा नागपुर का पठार और ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। और इसी प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार मेघालय के पठार शिलोंग के पठार तक हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये गारो गैप है, राजमहल की पहाड़ियां यहाँ पर है ना, तो राजमहल की पहाड़ियां और यहाँ गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, ठीक। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया, तो गारो गैप इसको कहा जाता है। राजमहल गारो गैप कहा जाता है इसको, ठीक है। ये ध्यान देना है। और इसी का विस्तार हुआ है यहाँ पर गैप बना है ना, ये गैप नीचे धंसने के कारण गैप बना है और इसी का विस्तार यहाँ पर पहले था, ठीक। ये हो गया। अब ये छोटा नागपुर का पठार है और यहाँ पर ये देखिए मालवा का पठार है और यहाँ से नर्मदा नदी बहती है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना। बघेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, ये दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में, देखिए दंडकारण्य का पठार ये मध्य भारत में अवस्थित है, ठीक है। ये ध्यान देना है हम लोगों को। और ये तेलंगाना का पठार हो जाता है, ठीक। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित, सबसे दक्षिण में नागरकोइल तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। जंजीरा कहाँ है, जंजीरा और सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। कुन्नूर कहाँ है, कन्नूर केरल में है दोस्तों, ठीक है। पूना की संधि 1817 में निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी, तो पूना की संधि दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम थी, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 18 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 1775 से 82 में हुआ और उसमें सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि हुई थी, ठीक है। 1802 में हुई थी बसीन की संधि और 1816 में हुई थी ये पूना की संधि, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान देना है। कथन कारण वाला है। धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, सही है, क्योंकि सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बना देती हैं, व्याख्या कर रहा है दोस्तों, ठीक। ये हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, दोस्तों इसमें जो खस जनजाति है, खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। खस जनजाति कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तमरिया दोस्तों झारखंड में है, ये सही है और सही पूछा है तो हम इसको आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। और लिम्बूस जनजाति तमिलनाडु में नहीं है, लिम्बूस जनजाति सिक्किम में आती है और अंगामी नागालैंड में आती है दोस्तों, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब आ जाता है निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी की फसल है। रबी की फसल कब बोई जाती है दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च वार्च में काट ली जाती है, मतलब ठंडी की फसल है, ठीक है। तो ठंडियों में कौन कौन सी होती है, जौ, चना, मटर, सरसों, ठीक है नहीं, यही होती है सही। चावल तो नहीं होती, चावल तो खरीफ की फसल है कि नहीं। तरबूजा, मटर,
ये सब तो जायद की फसल है, तरबूज है कि नहीं, ये भी नहीं होगा। बाजरा गेहूं से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जौ चना मटर सरसों, ये बाजरा मक्का, ये सारी चीजें नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जौ चना मटर सरसों हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील दोस्तों ये सब मणिकर्ण गर्म झरना है, तप्त पानी गर्म झरना, वज्रेश्वरी गर्म झरना, कोडाई कनाल दोस्तों कृत्रिम झील है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को ध्यान देना है इसमें। कोडाई कनाल दोस्तों है कहाँ स्थित, तो कोडाई कनाल दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, मानव निर्मित झील है ये, ठीक है दोस्तों। और मणिकर्ण कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये ध्यान देना है। और तप्ता पानी दोस्तों उड़ीसा में है, ठीक, ये हो गया। और वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान, कोडाई कनाल था तमिलनाडु में, ठीक। ये सारी चीजें, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है, ठीक, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा की प्रसिद्ध, इसलिए जादूगोड़ा की खान दोस्तों यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान देना है, ठीक है। और कोयला उत्खनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे सिंगरेनी, दामोदर घाटी, ये सब कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। हीरा खनन के लिए दोस्तों हम लोग गाना सुने नहीं, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। तो पन्ना क्षेत्र मध्य प्रदेश में, पन्ना की तमन्ना ये कि हीरा उसे मिल जाए, तो पन्ना में हीरा मिलता है, ठीक है। ये हम लोग ध्यान रख लें, हीरा उत्खनन क्षेत्र है। और सोना उत्खनन क्षेत्र कर्नाटक की कोलार की खान से मिलती है, ये तो हम लोगों को पता ही है। अब अगला देख लेते हैं, सौर कलंक चक्र औसतन 11 वर्ष में आता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। निम्न महासागरीय धाराओं में कौन प्रशांत महासागर से संबंधित धारा है, तो प्रशांत महासागर, कनारी की धारा दोस्तों, कनारी की धारा नहीं है, कनारी की धारा अटलांटिक से संबंधित है। फॉकलैंड की धारा अटलांटिक से, हम्बोल्ट या पेरू की धारा है प्रशांत महासागर से, और लेब्राडोर की धारा भी अटलांटिक महासागर से। ये देखिए दोस्तों, ये रही कनारी की धारा, कनारी की धारा दोस्तों मोरक्को के पास चलती है, ठीक है। ये रही गल्फ स्ट्रीम की धारा, और यही गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये देखिए ये लेब्राडोर की धारा, ठीक, ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ कैलिफोर्निया की धारा, ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है ना। अब ये देखिए पेरू के निकट ये हम्बोल्ट और पेरू की धारा है, तो ये हो गया हम्बोल्ट और पेरू की धारा, किसकी धारा है, प्रशांत महासागर की धारा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फॉकलैंड की धारा है, ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब ब्राजीलियन धारा, ये सब क्या है, ये सब अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, ठीक। यहाँ से हम लोगों का ये क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा दोस्तों बोलिविया, नामीबिया, मेडागास्कर, चिली, इन तीनों से होकर गुजरती है, बोलिविया से नहीं गुजरती है, ठीक, ये ध्यान देनी है। बोलिविया की राजधानी लापाज है दोस्तों, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, गलत बात। हम लोग कंफ्यूज होते हैं केंद्र अधिकेंद्र में, जाहिर सी बात है केंद्र कहाँ होगा, जहां से सबसे पहले कोई चीज शुरुआत होती है उसी को केंद्र कहेंगे, उसी को फोकस कहेंगे, ठीक, ये बात ध्यान दे दीजिएगा। तो भूकंप अधिकेंद्र होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर केंद्र होता तो सही होता है, क्योंकि भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होगा वो तो केंद्र होगा, तो ये गलत हो जाएगा। भूकंपी तरंगों को जहां सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, मतलब इसका वाला ये हो जाता है भूकंप मूल और इसका वाला अधिकेंद्र हो जाता है, तो दोनों गलत है। तो असत्य कथन चुनना है। अब देखिए असत्य कथन चुनना है, अब यहां से अगर हम इसको पता चला असत्य कथन चुनना है, अब देखिए कौन सा असत्य, एक और दो दोनों असत्य, तो हम सी मार के चल देंगे आगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला आ जाता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एटलस पर्वत उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में नहीं है, उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में है, ठीक है, ये नहीं होगा। तो क्या पूछा है, कौन सा सही सुमेलित है, तो एक नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब तीन तो सही, इसका मतलब एबिसीनिया का पठार पूर्वी अफ्रीका और ओकावांगा द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ये भी सही है। तो बी और सी इसका आंसर सही हो जाएगा, मतलब बी दूसरा और तीसरा। ये देखिए दोस्तों, ये एटलस पर्वत है, इसका आंसर दोस्तों इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब नीचे एक्सप्लेनेशन में धे वालों ने गलत दिया, ये एटलस पर्वत है, कहाँ पर है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। और यहाँ पर ओकावांगो द्रोणी है दोस्तों, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। ये कालाहारी डेजर्ट हो गया आपका, और ये कांगो रिवर बेसिन हो गया, ठीक, और यहाँ पर इथियोपिया का पठार है, इसी इथियोपिया को पठार को ही अबिसीनिया का पठार भी कहा जाता है। ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगुलिहास बेसिन कहाँ है, तो अगुलिहास बेसिन दोस्तों हिंद महासागर में है। देखिए अगुलिहास बेसिन जो था ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीका है, ये अगुलिहास धारा है, और यहीं पर ये अगुलिहास बेसिन है दोस्तों। ये अगुलिहास धारा दिख रही है, यही है, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है, स्पेन बनाता है, जॉर्डन, तुर्की बनाता है, सीरिया बनाता है, जबकि जॉर्डन नहीं बनाता है दोस्तों, ठीक। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। अब देखिए
सीरिया यहाँ बना रहा है। ठीक, अब ये देखिए, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये सारे देश हो गए, ये स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ये मॉन्टीनीग्रो हो गया, अल्बानिया, ग्रीस हो गया, ये देखिए ये काला सागर है, ये तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, यहाँ पर लेबनान है, ये सिप्रस है, ये देखिए, और यहाँ पर इजराइल है। ये सब दोस्तों, ये सारी सीमा बना, जॉर्डन ये रहा, जॉर्डन सीमा नहीं बनाता है दोस्तों। ठीक, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब और इधर देख लीजिए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सारे देश भूमध्य रेखा से सीमा बनाते हैं। अब अगर देखते हैं भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा है, तो भूसन्नतियों को पालना कोबर ने कहा। अब दोस्तों अगर इसका आंसर हमको नहीं भी पता होगा तो भी हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि भूसन्नति का सिद्धांत कोबर ने ही दिया था। ठीक, तो पर्वतों का पालना संबंधित भूसन्नतियों के बारे में कोबर का ही कथन है। जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है, तो मानव को होती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है, गिलबर्ट नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये पॉलिनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया है। ठीक, यहां से आप लोगों को ध्यान देना, ये पॉलिनेशिया है। पॉलिनेशिया में देखिए क्या है, ये तुवालू है, समाओ है, कुक आइलैंड है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, गिलबर्ट है ना, तो गिलबर्ट माइक्रोनेशिया का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिनेशिया हो जाएगा। ठीक, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कथन कारण वाला है। 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। सही बात है, क्योंकि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव होता है। कथन कारण की व्याख्या कर रहा है दोस्तों। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पूरा ध्यान से पढ़ें, पता चला सही सुमेलित पढ़ के आगे बढ़ गए है कि नहीं। तो स्थानीय पवन और प्रभाव क्षेत्र देखना है। तो काराबुरान दोस्तों तारिम बेसिन में स्थित है, ब्लिजार्ड कनाडा में आता है। ठीक, ब्लैक रोलर दक्षिण अमेरिका में नहीं है, उत्तरी अमेरिका में चलता है, और सामुन ईरान में चलता है। और क्या पूछा, नहीं पूछा, तो नहीं कौन सा लगा है, सी वाला लगा है। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन से एक उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, तो मोरारजी देसाई रहे हैं, चौधरी चरण सिंह भी रहे हैं, चंद्रशेखर नहीं रहे हैं। ठीक है, और चौधरी देवीलाल भी रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति में किसका उल्लेख नहीं मिलता है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, किसका उल्लेख नहीं मिलता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रम संवत को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों कहीं भी कल्याणकारी मिला, कहीं नहीं मिला, तो कल्याणकारी नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रस्तावना हमें याद है वैसे जरूरत नहीं आप लोगों को याद करने की, आप लोगों को बस मुख्य मुख्य चीजें याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है, अनुच्छेद 57 इसका है। ठीक, अनुच्छेद 55 में है निर्वाचन की रीतियां हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 56 में निर्वाचन का उसका कार्यकाल है, अनुच्छेद 56 में। ठीक है, 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। ठीक, 55 में क्या है, निर्वाचन की रीतियां हैं, और 54 में निर्वाचक मंडल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों में से, मतलब ये कथन कारण वाला है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, सदन का सदस्य नहीं होता, सही स्टेटमेंट है, लेकिन 79 में संसद का अंग होता है वो। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है अनुच्छेद 79 के तहत। मतलब दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों, है कि नहीं। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये स्टेटमेंट कैसा है, पदेन सभापति सत्य स्टेटमेंट है। ठीक, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये भी स्टेटमेंट सत्य है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है, ये गलत होगा, अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है, ये भी सही है। अब कौन सा गलत पूछा है, गलत तो सी पूछा है। अब पता चला यहीं पे हम लोग कहते हैं वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, स्टेटमेंट तो सही, लेकिन नहीं पूछा, इसको गलत करो, है कि नहीं। पता चला जैसे गलत किया, दिमाग में हल्का सा गड़बड़ हुआ तो पता चला गलत गलत, तो यही मार के चल दिया आगे, जब बी मार के चल दिए, या कुछ डिस्टर्बेंस हुआ डी मार के चल दिया आगे, क्योंकि हमने इसको तो फिर आंसर के हिसाब से तो हमने इसको सही किया होगा, फिर
है कि नहीं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची, सही बात है, ठीक है, 52वां दल बदल आया था, ठीक। 69 संविधान संशोधन दोस्तों आया था दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में बनाना, ठीक है, तो पहले का एक दूसरे का दो हो गया, ठीक। 61वां संविधान संशोधन नागरिकों की मतदान आयु को 18 वर्ष करना, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो 3। और 73वां संविधान संशोधन भाग 9 जोड़ा ही गया था, तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इसकी सूचना उन्हें 14 दिन पहले देनी होगी, ऐसे राष्ट्रपति को देनी होती है, ठीक। राष्ट्रपति के संबंध में भी ऐसे 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में अनुच्छेद 344 के तहत किया गया था, ठीक। अब अगला देख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पौंडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? 1970 वाला 70th संविधान संशोधन हुआ था ना, तो 70th संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान दे लेंगे। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करना है, कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 249 दोस्तों देता है। अनुच्छेद 249 में क्या है कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है राज्यसभा, ठीक। हो गया। 109 में क्या है, धन विधेयक के संबंध में पारित होने वाली प्रक्रियाएं, इसमें क्या कहा गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पास किया जाएगा, ठीक है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक। तो मतलब क्या पूछा है, विशेष अधिकार प्रदान करते, तो ये नहीं होगा। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए राज्यसभा संस्तुति देती है, ये भी हो जाएगा। और अनुच्छेद 110 में ये भी नहीं होगा क्योंकि धन विधेयक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशेष अधिकार प्रदान करता है, 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब अगला देख लेते हैं, कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले सेशन में हम लोग पॉलिटी के सेक्शन में हम लोग अभी 2 दिन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, कल ही अपलोड किया है वीडियो हमने। वन, झील, नदी व अन्य वन्य जीवों की रक्षा करना मूल कर्तव्य है, और अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इसका अनुच्छेद भी याद हो गया होगा, 51A का जी। और जी कैसे है, जी कैसे है इसका, क्योंकि जी से झील आ रहा है और जी से जीव आ रहा है, और झील और जीव आएंगे तो किस में आएगा, पर्यावरण संरक्षण में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जी भी याद हो गया। देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यदि आप हमसे पढ़ेंगे तो इसका भी याद हो गया होगा, इसमें आता है अनुच्छेद 51A का सी में आता है। सी में क्यों आता है, क्योंकि सी तीसरे नंबर पे अल्फाबेट में आता है, और प्रभुता, एकता और अखंडता, ये 3 चीजें दी गई हैं, ठीक है, दिया गया। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, पढ़े होंगे तो इसका भी याद हो जाएगा, संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का आदर करना, ये पहला कर्तव्य है हमारा, संविधान का पालन करना, तो ये 51A का ए आ जाएगा, ठीक है। और मतदान करना नहीं होगा, ठीक, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पूछा है नहीं होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग आंसर करते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है? हम लोग पढ़े अनुच्छेद 13 में, जब मूल अधिकार पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 13 मतलब संसद या विधानमंडल कोई भी ऐसा विधि नहीं बना सकती है जो हमारे मूल अधिकारों को कम करता हो या सीमित करता हो। यदि संसद या विधानमंडल ऐसा कानून बनाती है तो वह उसी सीमा तक अवैध घोषित किया जाएगा जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों को कम करती है या सीमित करती है। यह अनुच्छेद 13 में कहा गया है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? अनुच्छेद 106 में किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन नहीं किया जा सकता है, 2/3। अनुच्छेद 55 में निर्वाचक मंडल, ये भी नहीं किया जा सकता, इसमें भी 2/3 है। अनुच्छेद 162 है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसमें भी नहीं किया जा सकता है साधारण बहुमत से। और 106 में क्या है, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धर आयोग, हम लोग ये सब भी पूरा पढ़ चुके हैं, जब भाषा संबंधित संविधान पढ़ रहे थे हम लोग, तो धर नहीं पढ़ेंगे तो मस्ट वॉच वीडियो, सारी वीडियो पूरी जीएस आपके टिप्स और आपके लिप्स पर करा देंगे, लिप्स पर होगी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। धर आयोग 1948 में आया था, सही बात है। जेवीपी समिति मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतार मैया, ये भी 48 में आए थे, तो ये गलत हो जाएगा। और क्या पूछा, सही सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और फजल अली आयोग 1953 में आया था, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था, ये ध्यान देना है। अगला है, कौन सा स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है? तो इसका तात्पर्य मंत्रियों से सूचना एकत्र करना, इसका तात्पर्य है बजट प्रस्तावों में कटौती करना, कटौती प्रस्ताव होता है ये। इसका तात्पर्य सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, ये सही हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव इसीलिए लाया जाता है कि वर्तमान के कार्य को स्थगित कर दिया जाता है और सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती है।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसकी स्थापना फेरवानी समिति की अनुशंसा पर हुई थी, गलत बात है। ठीक, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, खरीद मूल्य पीपी और आवंटन मूल्य आईपी का निर्धारण करने की सलाह देती है, ये स्टेटमेंट सही है। और केंद्र सरकार इसकी संस्तुति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, ये ध्यान देना है। तो इसका क्या पूछा, कौन सा सही है, इनमें से केवल 2 सत्य है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 2004 और 5 में की गई थी। ठीक है, लोक आयुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो पहला भारतीय राज्य पारित करने वाला उड़ीसा था, लेकिन लोकायुक्त का गठन करने वाला 1971 में पहला राज्य था महाराष्ट्र था दोस्तों। ठीक है, और लेकिन इसका आंसर राज्य कौन सा था पारित करने वाला, उड़ीसा था 1970 में। ठीक, और लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम जो था वो लोकपाल किसके लिए होते थे, लोकपाल केंद्र सरकार के लिए होते थे और लोकायुक्त राज्यों के लिए होते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। राज्य का गठन अरुणाचल प्रदेश 1987 हुआ था, जब पढ़ रहे थे तब बताए थे बहुत आसान तरीके से, एक अरुणाचल प्रदेश उधर, एक मिजोरम इधर, एक उस कोने, एक इस कोने और एक इस कोने गोवा, तीनों का 1987 में हुआ था और तीनों में सबसे बाद में गोवा का हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो ध्यान देना है। अरुणाचल प्रदेश 1987 सही है, गुजरात 1960 सही है, गोवा 1985 आ गया, यही सही नहीं है क्योंकि अभी बताया 1987, तो यही सही नहीं है और सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है तो केवल 3 सुमेलित नहीं है। मिजोरम 1987 अभी बता ही चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, एक ऊपर उस कोने, एक नीचे इस कोने मिजोरम और एक गोवा को इस कोने आप मान सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी तट पर, तो ये सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है निवेशित पूंजी द्वारा, टर्नओवर द्वारा, विद्युत की खपत, उपरोक्त सभी के द्वारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला है। ठीक है, मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, सही स्टेटमेंट है क्योंकि मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करती है। ठीक, मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है, सही बात है। ठीक है, तो मौद्रिक, तो इसका क्या है, क्योंकि मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है, तो सही है दोस्तों। जो मौद्रिक नीति होती है उसको आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 जेड-बी के तहत मौद्रिक नीति समिति का गठन 2016 में उर्जित आर पटेल की समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया था। और ये क्या करती है, मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति के कारणों को जानने की और जो रेपो रेट, ये सब, इन सब चीजों का, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ, इन सब चीजों का निर्धारण करती है दोस्तों। ये चीजें ध्यान देनी हम लोगों को। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रशासनिक अधिकरण 323 का सही है, 14 खा में 323 का आ जाता है। ठीक, भाग 14 का है। ठीक, समान नागरिक संहिता 44 सही है, परिसीमन आयोग 82 है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, 82 है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय शांति और अभिवृद्धि 51 है, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आईबीआरडी को ही विश्व बैंक माना जाता है, सही बात है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, ये गलत हो जाएगा, तो सत्य कथन केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था, अग्रणी बैंक योजना 1969 में हुआ था, भारतीय स्टेट बैंक 1955 में हुआ था, नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर हुआ था। तो सबसे अंतिम स्थान पर दोस्तों नाबार्ड आ जाएगा। ठीक, केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना, सही बात है, क्योंकि मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है, बिल्कुल सही बात है। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा जारी की जाती है, अभी मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जारी की जाती है, और राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा जारी की जा सकती है। तो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्शल मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव की संकल्पना भविष्यवाणी की गई थी जो किस पर आधारित थी, ये परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित थी। ठीक है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक विकास के लिए होता है मुख्य उद्देश्य। ठीक, में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है, तो फ्लोरोसेंट
पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिलान करना है क्लोरोमाइसिटिन, क्रिस्टल वायलेट, कलाईखंड और न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, अब न्यूमोकोनियोसिस को आप कोयले खनन से मिला सकते हैं। ठीक, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, अब क्लोरोमाइसिटिन दोस्तों होता है ये टाइफाइड नाशी होता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, तो 2 हो जाए, इसका दूसरा हो जाएगा, मतलब पहले का दूसरा हो गया। और दोस्तों क्रिस्टल वायलेट जो होता है ये प्रतिरोधी होता है। ठीक, तो इसका 3 हो जाएगा और उसके क्रिस्टल वायलेट का प्रतिरोधी हो गया। फिर कलाईखंड होता है खेसरी दल होता है, तो इसका 4 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 सी ऑप्शन में सही हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, मेटॉक्स परीक्षण किया जाता है, क्षय रोग से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सी विषाक्तता रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों 250 गुना ज्यादा जो है ऑक्सीजन की तुलना में हमारे रक्त में घुल जाती है। ठीक, अब देखते हैं भारतीय यूरेनियम निगम यूसीआईएल का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरेनियम का मुख्यालय जादूगोड़ा में है कि नहीं, हम लोग पढ़े हैं अभी जादूगोड़ा की खान। भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? भोजन काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। क्या होता है एंजाइम, क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक, लिखित में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों के उत्पादन करता है? जिब्रेलिन्स है दोस्तों। ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? पत्तियों के विगलन को रोकता है और उनके पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। और जिब्रेलिन्स दोस्तों ये पुष्पन को तीव्र करता है, फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है ये। ठीक है, जिब्रेलिन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। और ये काष्ठी पौधों की कैम्ब्रियम की सक्रियता भी बढ़ाती है। और साइटोकाइन होता है, साइटो का मतलब कोशिका होता है, तो साइटोकाइन कोशिका के विभाजन के लिए कार्य करता है। ये कोशिका विभाजन तथा के विकास को प्रेरित करता है। और आरएनए तथा प्रोटीन निर्माण में भी सहायक होता है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक का मतलब सुषुप्त अवस्था में रखता है। एब्सिसिक, एसिक मतलब हिसिंग साउंड आ रहा है ना, सुषुप्त अवस्था में रखता है ये पेड़ पौधों को। ठीक है, और पुष्पन की प्रक्रिया को रोकता है ये। और पुष्पन की प्रक्रिया को बढ़ा कौन रहा था? जिब्रेलिन्स। और पुष्पन की प्रक्रिया को रोक कौन रहा है? एब्सिसिक। ये ध्यान देना है। और एथिलीन क्या है दोस्तों? एथिलीन फलों को पकाने वाला हार्मोन है और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये भी ध्यान देना है। और ये मादा पुष्पन को बढ़ाता है दोस्तों। ठीक, सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, आंवला कंचन की है, सरसों वरुणा की है, मटर सपना की है, भिंडी सूर्या की नहीं है। सूर्या किसकी? आलू की प्रजाति है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र कहलाता है। सही बात है। और क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ये भी सही है, तो दोनों सत्य हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो कवक मूल दर्शाता है दोस्तों। बहुत लोग लाइकेन मार के चले जाएंगे, लेकिन लाइकेन शैवाल और कवक के मध्य संबंध को दर्शाता है। और कवक और पादपों के मध्य का संबंध कहलाता है कवक मूल। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, सही बात है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ये भी सही बात है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख की रेटिना पर बनता है, ये भी सत्य है। और सत्य पूछा है तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पदार्थ और उपयोग, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन सही है दोस्तों, पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं इसको। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, ये भी सही पढ़ चुके हैं। टेक्साल कैंसर रोधी दवा, ये भी सही है। और नाइट्रोसेल्यूलोज ये संश्लेषित रबर नहीं है, नाइट्रोसेल्यूलोज विस्फोटक है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? प्रतिस्कंदक पदार्थ रक्त के भीतर, मतलब रक्त के भीतर थक्का जमने का कार्य कौन नहीं करवाता? मतलब अगर ये चीज नहीं होगी तो रक्त के भीतर थक्का जम जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी, तो हिपैरिन होता है रक्त के भीतर। और रक्त जब बहता है तो रक्त के बाहर फाइब्रिनोजन होता है, वो जो थक्का बनाने का काम करता है। तो थक्का बनना भी जरूरी है, थक्का ना बनना भी जरूरी है। थक्का बनना कहाँ जरूरी है? जब शरीर के बाहर रक्त का प्रवाह होता है, कहीं कट छिल जाए तो वहां रक्त का थक्का बनना जरूरी है। और वहां के लिए काम आता है ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन काम आता है दोस्तों। ठीक है, और रक्त के भीतर थक्का, शरीर के भीतर थक्का जमना जरूरी नहीं है। अगर वो तब जम गया जब इंसान, वो अगर जम गया तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। और वहां थक्का ना बनने से कौन रोकता है? हिपैरिन रोकता है। तो ये पूछा गया। ठीक, अब अगला देख लेते हैं, प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से होता है? तो नीला, नीला और लाल। नीला लिख दो, ना से नी से नीला हो गया, ला से लाल हो गया। ठीक, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है?
तो विल्ट ऑफ पोटैटो रोग का कारक है दोस्तों, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, निम्न नदियों में पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। गंडक सबसे बाद में आएगा, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। अब ये देखिए, ये गंगा हो गया, ये गोमती हो गई, ये घाघरा हो गई, ये गंडक हो गई, इधर कोसी हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। इटावा, इटावा घराना प्रसिद्ध है सरोद वादन के लिए, ठीक है दोस्तों। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जन घनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर है, जबकि द्वितीय स्थान पर जन घनत्व के मामले में द्वितीय स्थान पर वाराणसी है दोस्तों, ठीक है, और तृतीय स्थान पर लखनऊ, ये ध्यान देना है। और सबसे आखिरी स्थान पर कौन आता है, सबसे आखिरी स्थान पर ललितपुर आ जाएगा, ठीक, ये ध्यान देना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला बलरामपुर है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। कथन कारण वाला है, हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। सही बात है, क्योंकि पौधों में संचित भोजन भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। तो कथन ए और कारण सही और स्पष्टीकरण भी है। अगला है, कौन सा कीट भक्षी पौधों के संबंध में सत्य है, इनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं, सत्य बात है। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, ये भी सत्य बात है। ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब यहां से एक चीज आई, अगर ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं तो इनको कीट भक्षी पौधे क्यों कहा जाएगा, है कि नहीं, कीट भक्षी पौधे कहा जाता है, इसीलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ही केवल ये कीटों को खाते हैं, शेष भोजन ये अपना बना लेते हैं, ठीक, ये ध्यान देना है। तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है, सत्य बात है। पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक है, भी सत्य बात है, ठीक। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना 1987 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किया गया था 1983, जब वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी दोस्तों। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गौतम बुद्ध नगर में निवास करती है, ठीक। सूची एक मिलान करना, IIVR, वी मतलब वेजिटेबल, तो वाराणसी सही हो गया, मतलब पहले का एक हो जाएगा। IIPR, पी मतलब पल्सेस, मतलब दलहन, कानपुर सही हो जाएगा, दलहन संस्थान, तो दूसरा भी सही हो जाएगा, पहला दूसरा मिलान हो गया। IISR, एस का मतलब हो गया शुगर केन लखनऊ में है, तो तीसरा इसका हो गया। IIHR, HR बेंगलुरु में है दोस्तों, ठीक है, बेंगलुरु का मतलब हॉर्टिकल्चर, H का मतलब हॉर्टिकल्चर, बेंगलुरु में है, तो 1 2 3 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार किया गया था 24 जनवरी 2018। एक क्वेश्चन देख लेंगे, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का 7.33% हिस्सा है, ठीक है कि नहीं, और भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। पूरे देश का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल उसका 7.33% है, ये ध्यान देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी, सही स्टेटमेंट है, और असत्य पूछा है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में हुई थी, ये भी सत्य है, और असत्य पूछा है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ना तो एक होगा और ना तो दो होगा, ठीक है, मतलब दोनों गलत नहीं है, ठीक। अब अगला देख लेते हैं, मिलान करना, मेला उत्सव स्थान, रामायण मेला चित्रकूट सही है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है तेयावत यही देश, है कि नहीं। चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो चित्रकूट में रामायण मेला लगता है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, और कलिंजर मेला बांदा में लगता है, कलिंजर बांदा पढ़े होंगे, और सोरो मेला कासगंज में लगता है। तो इसका ऑप्शन ABCD 1 2 3 4 सही हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था, तो मथुरा के आसपास सूरसेन था। हम लोग पढ़े हैं कुल 16 महाजनपद में 8 स्थल जो है उत्तर प्रदेश में रहे हैं। कुर देखिए, कुर रहा है, पांचाल रहा है, ये देखिए सूरसेन, मतलब सूरसेन ये है, और चेदी है, चेदी बुंदेलखंड में रहा है, कौशल मल, ठीक है, ये सारी हो गया, और काशी हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 वत्स रहा है दोस्तों, ठीक है। ये 8 जगह जो है उत्तर प्रदेश में रही है 16 महाजनपदों में। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पहले की क्लासों में भी पढ़ा चुके हैं और आपको याद होना ही चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है? तो माता टीला, माता बेटवा है, राजघाट बांध है, रानी लक्ष्मीबाई बांध है, बाणसागर बांध नहीं है। बाणसागर बांध दोस्तों सोन नदी पर है। ठीक है। पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु तो उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। ठीक है। और चुनाव कराया गया था 1995 में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोविंद देव मंदिर मथुरा में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में हम लोग पढ़े ही हैं, रेणुकेश्वर मंदिर मिर्जापुर में ना होकर के सोनभद्र में है, ये ध्यान देना है। ठीक है। और दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में है। ठीक। अब अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है? कजरी मिर्जापुर का है, आल्हा बुंदेलखंड का है, रसिया ब्रजभूमि का है कि नहीं? कार्तिक गीत ये भी बुंदेलखंड का है, लेकिन दोस्तों ये गीत नहीं है, नृत्य है, तो ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। कथन कारण वाला 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, सही बात है, क्योंकि इसी दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। तो कथन कारण दोनों व्याख्या करता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन की आयोजन ईरान में हुआ था। अगला, नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है? तीसरी दुनिया में वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि, गलत है। तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रहे नगरों की जनसंख्या, ये सही है। ठीक है दोस्तों 110 क्वेश्चन का हमने आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करा दिया। इसका इन्होंने 6 आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है गो। जैसे ये है गो किस पे आता है? 7 नंबर पे आता है। ठीक। और ओ किस पे आता है? ओ 15 नंबर पे आता है। ठीक है। तो 15 7 मतलब ये 7 मतलब इसका उल्टा कर दिया गया है। 7 मतलब क्या हो गया है? 7 का उल्टा 20 होता है, 20 7 27, और ये 15 का उल्टा 12 होता है, तो 20 12 32 हो गया। ऐसे ही ये भी होगा और ऐसे ही आप लोग इसका कर लीजिएगा। ठीक है। हम इसका आंसर नीचे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, मतलब यहाँ तक 6 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है। अब दक्षिण का, फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, मतलब 3 किलोमीटर यहाँ से पूरब हो गया। और वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर? तो 3 4 5 हो गया और उत्तर पूर्व की दिशा में हो गया। ठीक है। ये हो जाएगा। एक पुरुष एक महिला का परिचय कराते हुए कहता है कि इसकी माँ मेरी सास, जो मेरी सास है, इसकी माँ जो है मेरे सास की इकलौती पुत्री है, मतलब वो मेरी पत्नी है। ठीक। और इसकी माँ है तो ये मेरी पुत्री हो गई, है कि नहीं? अब उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध? तो पुरुष क्या हो गया? पुरुष उसका पिता हो गया दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। मतलब प्रथम अर्धांश मतलब एक ए से लेकर के एम 13 तक है ना, तो एम को उल्टा लिखा जाता है, तो एम इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। ठीक। तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाएं और छठा अक्षर कौन होगा? मतलब बाएं से 18वां अक्षर 18 और उसके बाएं 18 में से 6 घटाएंगे 12, तो 12 मतलब ये 13 है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा 12वें स्थान पर। ठीक है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इसमें आता है हम लोग गिन लेते हैं कितने हैं ये, इसमें को ऐसे ही करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है। अगर ये 24 है तो इन्हीं के गुणनखंड में हम ग्रुप बनाते हैं, 4 का बना सकते हैं, 6 का बना सकते हैं, 8 का बना सकते हैं। तो ये 8 बहुत ज्यादा होगा, 6 भी बहुत ज्यादा होगा, हम लोग 4 का बनाते हैं। ठीक है। तो ए बी ए सी मान लेते हैं, सी सब में मिल रहा है तो इसमें सी मान लेते हैं, बी ए सी ए हो गया। अब ए बी, अब देखिए अब दूसरे में भी ए बी ए सी आ गया, है कि नहीं? यहाँ भी ए बी ए सी आ गया, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए बी ए सी, फिर ए बी ए सी ए बी ए सी बी ए सी ए बी ए सी बी ए सी ए बी ए सी बी ए सी ए, तो ये वाला इसका ऑप्शन बैठ रहा है ढंग के। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, और 16 छक्का 96, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए 3 त्रिका 9, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ, और 9 छक 54, तो 3 6 2 4 2 6, यहाँ पर 2 2 जुड़ा है, यहाँ 3 जुड़ा है, फिर यहाँ पर 54 9 का मल्टीप्लाई, 9 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो क्योंकि 3 3 6 3 9, तो 9 चौक 36, 6 है कहीं, देखिए 6 है, मार्क तुरंत आगे बढ़िए। अगर समय नहीं है, समय है तो इसको पूरा सॉल्व करिए, है कि नहीं? अब अगला देख लेते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट चिड़ियों का अध्ययन होता है और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव विज्ञान का अध्ययन होता है। ठीक है। और इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसको आप लोग कर लेते हैं। अब देखिए 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 15 पचे 75 और 15 दूनी 30 हो जाएगा। इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें दोस्तों 10 त्रिभुज हैं, गिन लीजिएगा। ठीक। अब देखते हैं अगला, दस्तलिक 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की थल सेनाओं के मध्य हुआ था? तो
दस्तलिक सैन्य अभ्यास दोस्तों उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था। ठीक है, ये ध्यान देना। अगला देख लेते हैं, फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, अगला है फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी? तो गैब्रियल के कारण कर दी थी। ठीक, फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया। स्काई यूटीएम है एक ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना चंडीगढ़ में स्थापित की गई है। ठीक है, ये ध्यान देना है। एमफेक्स 2023 है एक युद्धाभ्यास है। ठीक है, एमफेक्स। फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ के द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर घोषित किया गया? आयुष्मान खुराना को। ठीक, फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहां स्थापित करने की घोषणा की गई? तो हरियाणा में दोस्तों, गोरखपुर गांव में की गई है। फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य दोस्तों, जब हम लोग जो है हम लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे तो उस समय जो है सीरिया में भूकंप आया हुआ था, है कि नहीं? तुर्की और सीरिया में भूकंप आया हुआ था, तो ये हमसे मॉक इंटरव्यू में भी पूछा गया था ऑपरेशन दोस्त के बारे में। मणिकांत सर वाली कोचिंग द स्टडी ने पूछा था। ठीक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फरवरी 2023 में किस संघ संगठन द्वारा 2035 से कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल एवं डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दी गई है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ठीक, 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो नील मोहन को नियुक्त किया गया है। फरवरी 2023 में जारी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में द्वितीय स्थान पर है। इस सूची में प्रथम स्थान पर लंदन है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। फरवरी 2023 में रियाना बरनावी को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया। वह किस देश की हैं? तो सऊदी अरब की हैं। फरवरी 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित MK3ALH हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपा है? तो मॉरिशस को सौंपा। ठीक है, फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दुबई में हुआ है। ठीक, अगला है फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। ठीक, फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाना जाने वाला लिथियम के भंडार की खोज हुई दोस्तों? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। ठीक, फरवरी 2023 में किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौते में प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीते भारत भेजे गए? तो दक्षिण अफ्रीका, और पहले नामीबिया से 8 आए थे। ठीक, ये ध्यान देना है। फरवरी 2023 में चर्चा में रहे ययोत्सो झील के संबंध में सत्य कथन बताना है। यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। सही बात है। यह झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए भी लोकप्रिय प्रजनन स्थल है। तो दोनों सत्य स्टेटमेंट है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ये भी दोस्तों जब हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे थे तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये योजना के बारे में हम लोगों ने आंसर राइटिंग भी करी थी। तो सफाई कर्मचारियों के वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 140 क्वेश्चन पूरे पढ़ चुके हैं और ये रहे उसके आंसर। हम इसके आंसर आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा देंगे और अपने व्हाट्सएप नंबर के ग्रुप पर भी करा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने पूरे सेशन, पूरे 140 क्वेश्चन को बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, सेशन बहुत पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे। और दोस्तों, आपकी जो भी फीडबैक होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, आप हमको जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।